फिर डीन कहता है अब जबकि तुम दोनों तैयार हो तो मैं इस बात के लिए एग्री करता हूँ, तुम दोनों फाइट कर सकते हो और तुम्हारे बीच का जो फाइट है ये फाइनल फाइट होने वाली है। और ली डायो आते हुए कहता है तुम इसके ऊपर डायरेक्ट जाके अटैक करो, बाकी की चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और डीन कहता है मैं ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि अब ये फाइनल मैच यहीं पे शुरू होता है। उसके इतना बोलते के साथ ही ली डायो के साथी ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमारे एमसी को पंच मारने वाला होता है पीछे से। ली डायो अपने मैजिकल स्पेल को बना रहा होता है लेकिन हमारा एमसी उससे बचता है और फिर उसके पेट पे एक पंच मारता है जिससे कि वह हवा में उड़ने लगता है और हमारा एमसी उसके ऊपर जाके अपना एक ड्रैगन फिस्ट मार देता है जो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और फिर हमको दिखाया जाता है ली डायो के साथी का काम तमाम वहीं पे हो जाता है, यानी कि वो वहीं पर हार जाता है। जो देखकर स्टूडेंट कहने लगते हैं वाओ, चैन किनमो ने तो सच में इसको एक ही शॉट में हरा दिया। वो चैन किनमो ही है जो वेग्रेंट क्लास को पूरी तरह से यूज कर सकता है, सच में सीनियर तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है लेकिन ली डायो ने तो अपने अटैक को बना लिया सीनियर, जरा पीछे देखिए। हमें ली डायो को अटैक को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बन जाता है। हमारा एमसी उस अटैक को देख के शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट रुको, इस अटैक के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और ली डायो एमसी से कहता है क्या हुआ, क्या तुम ये देख के सरप्राइज हो गए, लेकिन तुम्हें अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है। इतना बोलते के साथ ही उसने अपने अटैक को हमारे एमसी के ऊपर कर दिया होता है और हमारा एमसी अपने मन में कहता है जहाँ तक मुझे याद है लाइटनिंग अटैक को करने के लिए 5 सेकंड की जरूरत होती है, अगर तुम ज्यादा टैलेंटेड हो तो भी फिर तुम 3.5 सेकंड तो तुम्हें लगी जाएंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर इसने 3 सेकंड में कैसे कर लिया, आखिर 8.5 सेकंड पहले कैसे स्किल को कास्ट कर सकता है। और फिर हमारे एमसी ने अपने टेलीकाइनेटिक शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है जिससे कि वो अटैक हमारे एमसी के ऊपर लगता है, लेकिन हमारे एमसी को कुछ भी नहीं होता है और वह धुएं से निकलते हुए कहता है हालांकि तुमने एक बजर का टैलेंट को अवेकन किया लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम 3 सेकंड में किसी भी अटैक को कर पाओ। तुमने इस अटैक को इतनी जल्दी कास्ट किया, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि तुमने रूल को ब्रेक किया और तुमने सीक्रेट रिलम की ब्लेसिंग को लिया है। क्या मैंने सही कहा ना? उसकी बात सुनकर तो ली डायो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है ये सेफ कैसे, मेरे अटैक का इसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ। इसको देख के ऐसा लगता है कि इसके ऊपर एक सिंगल खरोच भी नहीं आई है। और फिर वो कहता है तुम बस करो, तुम ये क्या फालतू की बकवास करे हो, जल्दी से अपना मुंह बंद करो। फिर एक स्टूडेंट कहता है चैन किनमो ने क्या बोला? चैन किनमो ने ये बोला इसको एक ब्लेसिंग मिली है, आखिर तुम इस बात से कैसे अनजान बन सकते हो। और फिर वो बंदा हमको बताता है कि जैसे कि हमारे स्कूल में फ्लेम सीक्रेट रिलम है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में तो लेवल 1 से 10 तक के स्टूडेंट जा सकते हैं और अगर वह बॉस मॉन्स्टर को हरा देते तो फिर वह अपने टैलेंट को अवेकन कर सकते हैं। और दूसरे में लेवल 10 से 20 तक के स्टूडेंट जा सकते हैं, अगर वह बॉस मॉन्स्टर को हरा देते हैं तो फिर उन लोगों को एक स्पेशल बफ मिलता है जो सीक्रेट रिलम से मिलता है। और दूसरी तरफ फेंगवान कॉलेज जहाँ पर ली डायो की पार्टी के जितने भी मेंबर है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने सेकंड वाले सीक्रेट रिलम में जाकर मॉन्स्टर को हराया होगा। उन्होंने जरूर मॉन्स्टर को हराने के लिए एक्सपर्ट की हेल्प ली होगी जो रूल को ब्रेक करने जैसा। ये चीज पूरी तरह से फॉरबिडन है, सच में इस ली डायो ने तो चीटिंग की है। ये बात सुनकर तो सभी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं ये कमीना कहीं का, हम सब इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे बट इन रियलिटी ये तो एक चीटर निकला जो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। मैं ये सजेशन देता हूँ कि हम सभी को इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। फेंगवान कॉलेज ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, हमारे जियांगचंग कॉलेज को जस्टिस चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट होते हैं वह सभी ऐसे ही नारा लगा रहे होते हैं हमारे कॉलेज को जस्टिस दिलाओ, इस मैटर के बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। और फिर ली टियानफे कहता है ओल्ड ली आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। ओल्ड ली कहता है मैं तुमको इस बारे में कैसे बताता, क्योंकि मुझे भी इस बारे में पता नहीं था। अगर चैन किनमो हमको ना बताता तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता कि हम इस चीज को नोटिस कर पाते। हमें जरूर मैनेजमेंट एसोसिएशन को इसके बारे में बताना चाहिए और वही लोग है जो इसके बारे में पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके हमें सच्चाई बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर वांग टियानफेंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है ओल्ड ल्यू मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। अब जबकि तुम जीत नहीं सकते हो तो फिर तुम ये बहाना मारे हो। मुझे तुम ये बताओ कि तुम सभी लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो फिर तुमने इस बारे में पता क्यों नहीं लगाया। चैन किनमो को कैसे पता चला कि स्पेल को कास्ट करने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है, बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो। उसकी ये बात सुनकर तो सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं हाँ वैसे ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, आखिर चैन किनमो ने उस चीज को कैसे नोटिस किया। यहाँ तक कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बैठे हुए हैं ओल्ड ल्यू और हमारे डीन, उन लोगों ने भी नोटिस नहीं किया, तो फिर ये स्टूडेंट कैसे इन सब चीजों को नोटिस कर सकता है। सच में इसका तो कोई सेंस नहीं बनाता है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि चैन किनमो की जो स्ट्रेंथ है वो हम सबसे बहुत ही ज्यादा है। एमसी अपने मन में कहता है ओ अब ये लोग इस सिचुएशन को टालने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए। वांग टियानफेंग कहता है एक 3rd ईयर का स्टूडेंट जो इतनी जल्दी लेवल 17 पर पहुंच गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जरूर इसने किसी चीज को छुपाया। आज मैं इसको
को सबके सामने एक्सपोज करके रहूंगा। और हमारा MC कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे को हर एक चीज के बारे में मालूम है, मेरे को हर एक स्किल एंड हर क्लास के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से मालूम है, इसी की वजह से ही मैं इतनी जल्दी अपने आप को ग्रो कर पाया हूँ। ये बात सुनकर तो वांग टियानफेंग गुस्से में कहने लगता है कि आखिर तुम ये नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम एक यंग लड़के हो जिसने अभी तक अपनी हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं की है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और बाकी के स्टूडेंट कहने लगता है वेल हो सकता है कि सीनियर के पास नॉलेज हो, सीनियर के पास हम सबसे ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन एक ह्यूमन की ना एक लिमिट होती है कि वह इतने सारे क्लास एंड स्किल को कैसे याद कर सकता है। और सभी स्टूडेंट इसी चीज को डिस्कशन कर रहे होते हैं। फिर वांग टियानफेंग कहता है ठीक है, अब जबकि तुम इतने ज्यादा सेमलेस बन रहे हो तो मैं तुमको टेस्ट करता हूँ, तुम बस मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देना, अगर तुम गलत हुए तो मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुमको ऐसे ही जाने दूंगा, मेरे को जल्दी से इस स्किल के बारे में बताओ। और मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और उस स्किल के बारे में सुनकर तो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं क्या ये स्किल, अरे ये स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, यहाँ तक कि हम सभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट है उनमें से किसी को भी इस स्किल के बारे में ढंग से नहीं मालूम। और फिर वांग टियानफेंग अपने मन में कहता है क्या हुआ, अब मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इस स्किल के बारे में बताता है। यहाँ तक एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी इस स्किल को अच्छे से नहीं बता पाएगा, लेकिन हमारा जो MC होता है वह उसको उस स्किल के बारे में पूरी तरह से बता देता है कि ये स्किल ऐसे ऐसे काम करती है। और हमारा MC ने बिल्कुल ही डिटेल में बताया होता है, जो सुनकर तो वांग टियानफेंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं ये सही सुना हूँ, इस बंदे ने तो पूरी तरह से डिटेल में बता दिया, यहाँ तक कि हर एक चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताई है जो मेरे को भी मालूम नहीं है। और बाकी के स्टूडेंट कहने लगते हैं सीनियर ने तो बिल्कुल सही बोला, तुम एक बार कमिश्नर लुओ को देखो, वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है, सच में ये सीनियर तो अलग ही लेवल पर है, हमारा तो इनसे बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, हम तो बस इनको अपना आइडल मान सकते हैं। और फिर ली टियानफेंग MC से कहता है अच्छा अगर तुम इतने ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे तुम ये बताओ कि वार्डलॉक क्लास के पास कौन सी हिडन स्किल होती है। ये बात सुनकर तो स्टूडेंट कहने लगते हैं क्या पहले तो तुमने स्किल के बारे में पूछा, वो चीज तो ठीक है, लेकिन तुम किसी की हिडन स्किल को पूछ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। एक बंदा कहता है ये लीड आओ, ये तो एक नंबर का कमीना, ये तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मेरी बात मानो और इसको लात मार के धक्के मार के निकाल दो। वह सभी स्टूडेंट लीड आओ को गंदी गंदी गाली दे रहे होते हैं। फिर हमारा MC कहता है हिडन स्किल, वार्डलॉक के पास एक हिडन स्किल होती है जिसकी वजह से वह अपने किसी भी स्पेल में बफ डाल के उसकी थोड़ी पावर बढ़ा सकता है अगर वो इनकार्नेशन को जानता है। लेकिन इनकार्नेशन को जानने के लिए तुम्हें सबसे पहले 5 एलिमेंट के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। तुम्हारी लाइटनिंग अटैक इसलिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इनकार्नेशन में तुम्हें मेटल के बारे में ज्यादा अच्छे से मालूम था, इसीलिए तुम्हारी लाइटनिंग स्किल का अटैक पावरफुल था। ये बात सुनकर तो लीड आओ कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं हो सकता। और फिर वह वहीं पे बेहोश हो जाता है और वह नीचे गिर जाता है। फिर ली टियानफेंग कहता है ये कितनी ज्यादा बेकार बात है कि एक जैसा ग्रेट टैलेंट आज यहाँ पर गिर गया, तो मुझे लगता है कि अब तुमको रिजल्ट के बारे में अनाउंस कर देना चाहिए। वांग टियानफेंग कहता है वेल मैं अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता हूँ, इन सब में मेरी ही गलती थी तो मेरे को माफ कर दो। और रही बात फेंगवान कॉलेज की, तो हम फेंगवान कॉलेज के बारे में हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अब मैं एजुकेशन ब्यूरो की तरफ से ये बात ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ कि फेंगवान कॉलेज को इस कंपटीशन के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इस मैच का विनर है MC, जो भी रिवॉर्ड है रिकमेंडेशन स्पॉट है वो MC को दे दिया जाएगा। ये बात सुनकर तो स्टेडियम में हमारे MC के नारे लगने लगते हैं, सभी लोग कहने लगते हैं वाओ सीनियर इज ऑसम, सीनियर तो बहुत ही ज्यादा कूल है, सीनियर तो सुपर ऑसम है। और वहाँ पर कमिश्नर लुओ आता है और कहता है जियानचेंग कॉलेज ऑफिशियली इस रिकमेंडेशन स्पॉट को जीत चुका है, तो अब ये रिकमेंडेशन स्पॉट हमारे MC को दिया जाता है एज अ रिवॉर्ड के रूप में। फिर हमें दूसरी जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर ली टियानफेंग कहता है कमिश्नर लुओ क्या तुम जानते हो कि ये MC कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेगा। हमारा MC जो बैठ के बुक को पढ़ रहा होता है वह अपने मन में कहता है आखिर किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के पास फर्स्ट क्लास का डंजन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट क्लास के डंजन में जाना है। बट एक मिनट रुको, ये सैन्यू यूनिवर्सिटी, सर क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि सैन्यू यूनिवर्सिटी के पास इतने सारे सीक्रेट रिलम क्यों है और ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आता। फिर ली टियानफेंग कहता है सैन्यू यूनिवर्सिटी, इसके पीछे बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। 5 साल पहले ये सैन्यू यूनिवर्सिटी नंबर 1 की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और इसके पास काफी सारे सीक्रेट रिलम भी हुआ करते थे। इसके स्टूडेंट भी नॉर्मल स्टूडेंट से स्ट्रांग होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया इसके जो सीक्रेट रिलम थे उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती गई और नए नए यूनिवर्सिटी बनने लगी, जिससे कि सभी लोग नए नए यूनिवर्सिटी में जाने लग गए। किसी अननोन रीजन के कारण अचानक से सैन्यू यूनिवर्सिटी में जितने भी सीक्रेट रिलम थे उनकी जो डिफिकल्टी थी वो एवरेज से बहुत ही ज्यादा हाई हो गई थी, जिसके वजह
वजह से स्टूडेंट इस डंजन को बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे और उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था इस डंजन को क्लियर करने में। तो इसीलिए समय के साथ साथ स्टूडेंट यहाँ से चले गए, जिसकी वजह से चाइनी यूनिवर्सिटी की पावर डे बाई डे करके और भी ज्यादा कम होती गई। फिर हमारा MC कुछ सोचता और कहता है, मैं इस रिकमेंडेशन स्पोर्ट को स्कूल को वापस देता हूँ और मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं वहीं से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। ली टियानफेंग कहता है, चैन किनमो जरा तुम एक बार इस बारे में ध्यान से सोचो, क्योंकि यह अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती। ये एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है, तुम फ्यूचर में जरूर इसके बारे में रिग्रेट करोगे। फिर कमिश्नर लुओ उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, ली इसको ज्यादा फोर्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चैन किनमो, अब जबकि तुमने अपना डिसीजन बना लिया तो हम लोग तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, हम तुमको कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। तुम ये मत समझो कि तुम अभी नुकसान में हो। अब जबकि तुमने इस रिकमेंडेशन स्पॉट को छोड़ दिया तो फिर हम तुमको एक वादा करते हैं, हम तुम्हारे लिए किसी भी एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देंगे। तो जल्दी से हमें बताओ तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। हमारा MC चीफ वू को एक लिस्ट देते हुए कहता है, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस इनके ऊपर जो मटेरियल लिखे हुए मेरे को वो मटेरियल ही चाहिए। चीफ वू उसको कहता है, कोई बात नहीं, ये एक छोटा सा मैटर है, मैं आसानी से इस चीज को अरेंज कर सकता हूँ। बट जैसे ही वो उन सभी मटेरियल को देख के तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहते हैं, क्या तुम हम सभी को लूटना चाहते हो। फिर हमको मैनेजमेंट एसोसिएशन की ओर दिखाया जाता है। मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक पर्सन कहता है, चीफ वू हमने चैन किनमो की सारी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर लिया, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। चीफ वू कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वह उस टैबलेट को लेते हुए कहता है, आखिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जिसने उस जैसे जीनियस को बनाया होगा, मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। बट जैसे ही वो हमारे MC की इन्फॉर्मेशन देखता है, जो देख के वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, क्या एक 3rd ईयर का स्टूडेंट जो जियांगचंग कॉलेज से, और इसकी जो कॉम्बैक्ट पावर है वो 12,000 है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उसने लेवल 15 पर रहते हुए लेवल 22 के रेयर बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और साथ ही में उसने डी होंग के सभी साथियों के लिए हरा दिया। सच में वो लड़का तो पूरी तरह से मॉन्स्टर है। एक दिन वो लड़का जरूर इस वर्ल्ड के पिनेकल पे जाएगा। अभी हमारी जिया कंट्री की स्टेट बहुत ही ज्यादा खराब है, हमें उस जैसे जीनियस की जरूरत है ताकि हम अपने आप को दूसरों के द्वारा डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। फिर उसका सबऑर्डिनेट कहता है, चीफ वू जरा आप ये इन्फॉर्मेशन देखिए, ये बंदा चैन किनमो के साथ था, इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से अननोन है, यहाँ तक कि इसका नाम भी अननोन है। हो सकता है कि ये कोई पीयरलेस एक्सपर्ट हो। चीफ वू उसकी इन्फॉर्मेशन देखते और कहते हैं, क्या यही वो पर्सन था जो चैन किनमो के साथ था। सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, आखिर ये बंदा हो कौन सकता है। फिर उसी सबऑर्डिनेट को किसी का मैसेज आता है, वो कहता है, क्या हुआ। सामने वाला बंदा कहता है, सर यहाँ पर मॉडलिंग यूनिवर्सिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव आया है और वो चीफ वू से मिलना चाहता है। फिर हमको गेस्ट रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे पेरेंट चीफ वू का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे चीफ वू वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सभी पेरेंट कहने लगते हैं, चीफ वू आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। आज हम सभी पेरेंट यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि हम सभी को जस्टिस चाहिए। हमारे सभी बच्चे जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन किसी ने उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा, उनका लेवल भी 4 से गिर गया, वह अभी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है। तो आपको हम सबके लिए जस्टिस करना होगा। ये सब और किसी ने नहीं बल्कि चैन किनमो ने किया है। वो हमारी कंट्री का सिटीजन है और वह अपने ही लोगों को मार रहा है, तो आप हमको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, हम खुद ही जाके उससे अपना बदला ले लेंगे। उन सभी की बातें सुनकर तो चीफ वू भी एक पल के लिए शांत हो जाता है और फिर वहाँ पर एक नया बंदा आता है और वो कहता है, बड़े लंबे समय बाद मिले हैं चीफ वू, मुझे उम्मीद है कि तुम इन सबकी डिमांड को पूरा कर दोगे और मैं भी यहाँ पर सेम ही डिमांड लेके आया हूँ। मेरे को बस उस लड़के चैन किनमो की इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम जोंग होता है, जो मॉडलिंग यूनिवर्सिटी का वाइस प्रिंसिपल होता है। चीफ वू उससे कहता है, वाइस प्रिंसिपल जोंग, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ चैन किनमो की बिल्कुल भी गलती नहीं थी, सारी गलती उन सभी लड़कों की थी। उन सभी ने जानबूझकर चैन किनमो को प्रोवोक किया था और वैसे भी हम ऐसे ही तुम्हें किसी की भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। सबसे पहले हम इन सभी के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसी के बाद ही हम लोग कोई अपना डिसीजन लेंगे। उसकी बात सुनकर तो जोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, क्या हो अगर मॉडलिंग यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजी ना हो। चीफ वू ने भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर लिया होता है और वो अपने मन में कहने लगते हैं, चैन किनमो का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, वो एक टैलेंटेड लड़का है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको इसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ। अगर वह इसके हाथ में चला गया तो वो चैन किनमो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। चैन किनमो हमारी जिया स्टेट के लिए एक आखिरी होप है और वो कहता है, मैं चैन किनमो को प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी बात सुनकर तो जोंग हंसने लगता और कहता है, चीफ वू मुझे पता था, इसीलिए मैं पहले से सारी प्लानिंग करके आया था। मैंने मॉडलिंग यूनिवर्सिटी का नाम यूज किया और मैंने खुद ही हायर अप से इस बारे में जाके बात की है। अभी थोड़ी देर बाद हमको हायर अप्स का मैसेज मिल जाएगा। उसकी बात सुनकर चीफ वू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, ये कमीना कहीं का, इसने डायरेक्टली हेड ऑफिस से जाके मदद ले लिए। डैम इट, अगर हेड ऑफिस बीच में आ गई तो फिर मैं चैन
चैन किन्मो की हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। और बाकी के पेरेंट कहने लगते हैं वाइस प्रेसिडेंट एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, उनका भी रैंक काफी ज्यादा अच्छा है, तो हायर अप जरूर उनकी रिस्पेक्ट करेगी और उनके लिए ये काम कर देगी। फिर वहाँ पर हायर अप का मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि वाइस प्रिंसिपल ने जिस चीज के लिए बोला था वो चीज को रिजेक्ट कर दिया गया है। जो देखकर तो सभी पेरेंट हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या क्या ये रिजेक्ट हो चुका है। जोंग अपने मन में कहता है क्या मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसका मतलब यह है कि चैन किन्मो के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है। चीफ वू भी अपने मन में कहने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपर्ट वही हो सकता है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। शायद वो पर्सन हमारे एसोसिएशन मैनेजमेंट का कोई हायर अप हो सकता है। सच में चैन किन्मो तुम्हारा बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पूरा एफर्ट्स लगा के तुमको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। और फिर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वे सभी वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं अब जबकि हायर अप ने अपना डिसीजन ले लिया तो हम हायर अप की डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे। हमको लगता है कि इसमें हमारे बच्चे की गलती थी, हमने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, तो कृपया करके आप इन सभी चीज को भूल जाइए। वहाँ पर जितने भी पेरेंट्स होते हैं वे सभी ऐसे ही बातें किए जा रहे होते हैं। फिर जोंग कहता है चीफ वू आज यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे उम्मीद है कि तुम इसको अपने दिल पे नहीं लोगे। और साथ ही में मैं एक गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम इस गिफ्ट को चैन किन्मो को दे देना, तुम इसको हेलो के रूप में दे देना। तो ठीक है फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना बोलते के साथ ही वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है। चीफ वू अपने मन में कहने लगते इस लड़के की जो अभी की करंट स्ट्रेंथ है वो यहाँ के 90% पॉपुलेशन से आगे जा चुकी है। इस लड़के को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो इसके ऊपर भरोसा करते हैं वह इन लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करे। फिर हमारे एमसी की ओर दिखाया जाता है कमिश्नर लुओ उससे कहते हैं मुझे माफ करना लेकिन हम तुम्हारे लिए इतनी सारी रिसोर्सेज को बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे हम अपने कॉलेज के सभी रिसोर्सेज को एक साथ कर ले बट फिर भी इतने रिसोर्सेज नहीं होने वाले हैं। यहाँ तक कि अगर हम इस सिटी के 11 कॉलेज के सभी रिसोर्सेज को जोड़ ले बट फिर भी इतने रिसोर्सेज पूरे नहीं हो पाएंगे। चैन किन्मो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा ये एम्बिशंस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। हमारा एमसी हैरान होते हुए कहता है क्या हमारी स्टेट इतनी ज्यादा गरीब है। डायरेक्टरली आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे को कुछ बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में याद आ गया तो फिर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। इतना बोलते के साथ ही हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। पीछे से ली टियानफेंग उसको रोकते हुए कहता है लड़के तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में कोई खतरनाक आइडिया है। बट कमिश्नर लुओ उसको वहीं पे रोक देते और कहते हैं चैन किन्मो अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम कुछ कर सकते हो, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। एक बात ध्यान रखना फेंगवान कॉलेज हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हम लोग तुम्हारे लिए रिसोर्सेज को नहीं ला सकते तो फिर हम तुम्हारे लिए इक्विपमेंट को तो ला ही सकते हो। हमें बताओ तुम्हें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। हमारा एमसी कहता है नहीं मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं एक ऐसे इक्विपमेंट को बनाने वाला हूँ जो सभी इक्विपमेंट को पूरी तरह से सरपास कर देगा। वह इस एरा का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विपमेंट होने वाला है। इतना बोलते के साथ ही हमारा एमसी वहाँ से चला जाता है। फिर हमको फेंगवान कॉलेज के मीटिंग रूम की ओर दिखाया जाता है। उनका चेयरमैन जिसका नाम कांग यांग होता है वो कहता है हमको एजुकेशन ब्यूरो से एक नोटिस मिला है और मैं इस नोटिस को तुम सबको पढ़ के सुनाता हूँ। एजुकेशन ब्यूरो ने ये डिसाइड किया है हमको जो रिसोर्सेज मिला करता था 3 साल के लिए उस रिसोर्सेज को कम कर दिया जाएगा। ली डायो जिसने चीटिंग की थी उसको इस कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो दोबारा कभी भी किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है और वो 5 साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम को नहीं दे सकता है। और साथ ही में वह सभी टीचर जो इस मैटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन सभी को इसी वक्त निकाला जाता है और दोबारा उन लोगों को कभी भी ज्वाइन नहीं किया जाएगा। वांग टियानफेंग जिसने ये सभी परेशानी खड़ी की है उसको पहले इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये सब बातें सुनकर तो बाकी के टीचर बात करने लगते हैं खत्म हो गया, इस तरह की पनिशमेंट से तो हमारा पूरा फेंगवान कॉलेज हिल जाएगा। दूसरा टीचर कहता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारे टॉप स्टूडेंट को निकाल दिया गया जिसकी वजह से हमारी कॉलेज की रैंकिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही बेकार आएगी और जितने भी फैमिली जिनकी हायर कनेक्शन है अपने बच्चों को किसी दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करवा लिया है। फिर कांग कहता है सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाओ। आगे आने वाले 7-8 सालों के अंदर हमारा जो कॉलेज है वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर पाएगा। मुझे इस बात का डर है कि कहीं हमारा कॉलेज इस बीच खत्म ना हो जाए। फिर वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और कहता है मुझे इंटरप्ट करने के लिए माफ करना लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है। चैन किन्मो वो यहाँ पर अचानक से आ चुका है। ये बात सुनकर तो टीचर हैरान हो जाता है और कहने लगते क्या चैन किन्मो, क्या तुम उसी चैन किन्मो की बात कर रहे हो जो जियांगचेंग कॉलेज से बिलोंग करता है। दूसरा टीचर कहता है आखिर वो चैन किन्मो यहाँ पर क्या करने आया है, क्या वह हम लोगों की बेइज्जती करने आया है। प्रेसिडेंट कैंग हमें जाके देखना चाहिए कि वो आज यहाँ पर क्या करने आया है।